प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक इंस्टीट्यूट, जहां आज मैं आप लोगों को एक नए लेक्चर की तरफ लेके चलूंगी। यस, योर फेवरेट अनु गुप्ता मैम आज आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 9th। द चैप्टर इज वर्क एनर्जी। यस, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ करा हमने इस चैप्टर में। और लास्ट क्लास में हमने किसकी बात करी थी? काइनेटिक एनर्जी की। और मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से पढ़ लो और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लो। हमने काफी सारे क्वेश्चंस क्लास में ही कर लिए थे और बाकी मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, रिमेंबर? तो ऑन दैट बेसिस आज का पूरा लेक्चर डिपेंड है। यानी कि आपको अगर काइनेटिक एनर्जी आता है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं समझा है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो अपना लेक्चर नंबर 4 है, इससे पहले वाला लेक्चर है, एक बार फटाफट से उसे जरूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दे दूंगी, वहां से भी आप वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आप अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी समझें और उसी के साथ अच्छे सवाल भी लगाएं। ठीक है, तो आइए बेटा, आज की क्लास में हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करें एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड में, तो वहां पर ये वाले जो टॉपिक्स हैं एज सच इतना नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है ना? तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया आपको रिलेशन इसमें समझ में आएगा एंड इसके क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हाँ जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों को बहुत बार ये थ्योरम समझ में ही नहीं आती और इसके क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं उसमें तो बिल्कुल ही अटक जाते हैं। तो इसलिए हम बहुत प्यार से इस थ्योरम को पहले समझेंगे और इन्हें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ लेंगे। ठीक है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम और उसके बेसिस पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के सवाल भी करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं, HOTS क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा एंड तक और देखना ये सारे सवाल साथ साथ में आपको करने हैं ट्राई। ठीक है, तो एवरीवन इज रेडी? सब लोग निकाल लो अपना नोटबुक, पेन, पेपर एंड एवरीथिंग और फटाफट से बनाने शुरू करो नोट्स और साथ में करो न्यूमेरिकल स्टार्ट। करें शुरू? चलिए, everyone come here and let's see the first topic which gives you the relation between kinetic energy and momentum. मैम, उससे पहले एक बार फटाफट से रिकैप कर ले। बिल्कुल कर लेते हैं। किसका? कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। फटाफट से उसको समझते हैं और इसके बाद उनके बीच में क्या देखेंगे? रिलेशनशिप। ओके, देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो उन बॉडीज में मिलती है ना? किस तरह की बॉडीज में मिलती है? जो बॉडीज क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है, मूव कर रही होती है, जिनमें मूवमेंट होती है, राइट? यानी कि अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर बॉडी के पास वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? यानी कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास कितना है? m, एंड दैट बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड v, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलेंगे? कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि बहता हुआ पानी, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। उड़ती हुई चिड़िया, काइनेटिक एनर्जी है। चलती हुई कार, काइनेटिक एनर्जी है। यानी जो बॉडी मूव कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो रुक गई, अगर वेलोसिटी स्पीड जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ये होता है काइनेटिक एनर्जी। वहीं दूसरा टर्म जो है मोमेंटम, ये बेटा आपने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, याद है? जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द मोशन कंटेन इन अ बॉडी, मोशन कंटेन इन अ बॉडी। जैसे मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो हम क्या बोलते हैं कि इस बॉडी का मोमेंटम कितना है? मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v। तो यार ध्यान से सोचा जाए तो यहां पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिस बॉडी के पास स्पीड है, जिसके पास वेलोसिटी है, उसके पास तो मोमेंटम होगा। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, तो मतलब उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, और वेलोसिटी जीरो होगी तो बेटा ये जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एम वी, उसमें अगर हम v की जगह जीरो डाल दें
तो फिर तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे होती है तो उसका मोमेंटम भी जीरो होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। यस, सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. What is momentum? Momentum is the motion contained in a body. Mathematical formula is mv for this. Mathematical formula for kinetic energy is half mv square. अब हमारा काम है कि हम देखें कि आखिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इनके बीच में क्या रिलेशन है. यू अंडरस्टूड दिस कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलो देखो, नाउ लेट्स सी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. ठीक है, चलो लेट्स सी दिस. तो इसके लिए मैंने क्या कंसीडर किया, लेट अस सपोज आई हैव काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला. वो क्या होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद एम. ठीक है ना? तो अब ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब ये क्या कह रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर दो आप m से और डिवाइड कर दो m से. तो उससे टर्म पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. आपने m से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है, इट्स फाइन. अब हम क्या कह रहे हैं, काम करते हैं, m को ना अंदर लेके चलते हैं. चलो m को अंदर लेके चलते हैं. तो ये हो गया, ऊपर वाले m को अंदर लेके चलो. तो ये हो गया m. अच्छा, m इंटू एम विल बी m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, जो एक्स्ट्रा बचा था. बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या? ओके, चलो अभी इधर आ जाओ. अब हमने क्या बोला, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज, देखो ध्यान से, क्या इसको mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, m स्क्वायर वी स्क्वायर को हमने क्या लिखा, mv का होल स्क्वायर. अच्छा, mv मैंने क्या बताया था, mv क्या होता है? मोमेंटम. तो क्या हम mv की जगह p डाल दें? तो क्या ये p स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो व्हाट वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल मिला हमें? p स्क्वायर, राइट? p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. देखो ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में. काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m. यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द बॉडी. सिंपल. कैसे निकाला हमने? हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर. बिल्कुल जी, m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, कर दिया. m को अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा m इंटू एम, एम स्क्वायर. फिर हमने कहा एक काम करते हैं ना यार, ये स्क्वायर स्क्वायर है, एक काम करते हैं mv का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको. और जो mv है, mv हमारा एक्चुअली किसके इक्वल होता है? दिस इज समथिंग इक्वल्स टू मोमेंटम. तो इसकी जगह हमने p डाल दिया. सो नाउ वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m. याद रहेगा सबको कि काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? p स्क्वायर बाय 2m. सो दिस इज वन ऑफ द वे टू राइट दिस रिलेशन. बाकी देखो इसको कैसे और लिख सकते हैं. जैसे मान लो आप 2m को मान लो यहां ले गए, ठीक है? तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 2m इक्वल्स टू p स्क्वायर. मान लो मुझे p की टर्म्स में आंसर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड अंडर रूट ले लो ऐसे. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपको क्या मिला, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना. सो यानी कि ये हमारा क्या आ गया, मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. गॉट इट? तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि भाई एक फॉर्मूला लिखना का तरीका है बस, बाकी बात तो सेम ही है. एक तो ये फॉर्मूला हो गया और दूसरा फॉर्मूला हो गया pm, p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. दैट्स इट. दिस इज जस्ट द वे टू राइट. ओके, लिखने का तरीका है बस दो तरह से, ठीक है? बाकी एक ही फॉर्मूला है, रिलेशन तो वही है ना. काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m. याद रहेगा सबको? करो फटाफट से याद कर लो इसको. एवरीवन लर्न दिस. काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m. ओके जी, समझ में आ गया. अब सवाल देखें, है ना? बस हमको रिलेशन याद होना चाहिए. क्या हमें रिलेशन याद हो चुका है? बहुत ही बढ़िया. रिलेशन याद हो गया है तो सवाल भी बन जाएंगे. ओके, देखें सवाल क्या है. आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा. क्या बोला इसने? देखो थ्योरी वाला सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे, लगाएंगे ना दिमाग पे जोर. देखो क्या है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इट्स मोमेंटम इज जीरो. क्या बोल रहा है भाई कि
क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मोमेंटम जीरो है, क्या है बेटा, मोमेंटम जीरो है, बट स्टिल बॉडी के पास कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जीरो के इक्वल नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो सबसे पहले तो देखो ये समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब ये जीरो है, तो मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो मास जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो। और वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ भाई? वेलोसिटी जीरो का मतलब तो ये हो गया कि बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है, रुकी हुई है। समझ में आया इतनी बात? कि मोमेंटम जीरो का मतलब ये हुआ हमारी बॉडी तो रुकी हुई है। तो उसके हिसाब से हम सोचते हैं बेटा कि मैकेनिकल एनर्जी का कैसे हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि आखिर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हमने ये बोला कि अगर बॉडी रुकी हुई है ना, अगर बॉडी रुकी हुई है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचें, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी? जीरो। क्योंकि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? क्या उस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है जो बॉडी रुकी हुई है? सोचो, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में तब हो सकती है या तो वो कुछ हाइट पे हो या फिर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो। रिमेंबर? तो सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये हमने रेफरेंस ले लिया और इस रेफरेंस से कुछ हाइट पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, बट ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ जी, दैट इज पॉसिबल कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है पर कुछ हाइट पे है, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है ना? यस, इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो यानी कि इट इज पॉसिबल, तो इट इज पॉसिबल कि यस, कि बॉडी का मोमेंटम जीरो हो बट मैकेनिकल एनर्जी जीरो ना हो, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज पॉसिबल। ओके, रीजन समझा ही दिया मैंने आपको कि ऐसे में हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है बट पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी, और उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मैकेनिकल एनर्जी भी मिल जाएगी। क्लियर? समझ में आया? तो इन्हें बोलते हैं बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कि मतलब आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, कितना आप डीप में सोच पा रहे हो। समझ में आई ना बात कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं? ऐसा क्लियर? एक और देख लें सही सवाल। चल, अब ध्यान से देखना, इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, पढ़ो। मैम ये तो सेम क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, इट्स नॉट अ सेम क्वेश्चन, इट्स डिफरेंट। ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम हो सकता है चाहे उसका मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो। मतलब इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया है ना? उल्टा करके पूछ लिया है कि भाई वो कह रहे हैं, अभी गिवन क्या है? अब ये गिवन है कि मैकेनिकल एनर्जी जीरो गिवन है, तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो गिवन है, तो क्या मोमेंटम भी जीरो होगा या नहीं होगा? ठीक है ना? होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, चल, तो अब थोड़ा समझते हैं इसको। मैकेनिकल एनर्जी जीरो का मतलब, ध्यान से देखो, मैकेनिकल एनर्जी जीरो का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जीरो होना। सही बात है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जीरो होने का मतलब क्या जरूरी है ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो तभी ये जीरो होगा? इज इट नेसेसरी? ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस 100 जूल हो और पोटेंशियल एनर्जी माइनस 100 जूल हो। दैट इज पॉसिबल, तब भी तो जीरो आएगा ना आंसर। ये बात समझ रहे हो भाई? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बॉडी मूव तो कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर 100 जूल दे रहा है, पर पोटेंशियल एनर्जी जो है ना बेटा वो ऑब्जेक्ट की नेगेटिव है। अब मैम ऐसा भी होता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो कैसे हो सकती है। जैसे मान लो बेटा, आपने मान लो ये आपने लिया है क्या अपना रेफरेंस, मान लो मैंने आपका ग्राउंड ही चलो रेफरेंस के लिए बोल दिया, ठीक है ना? अब ग्राउंड रेफरेंस है, मान लो हम कहां चले जाते हैं? अंडरग्राउंड, बेसमेंट में चले जाते हैं, डिग कर करके बेसमेंट बनाया, हम उसमें चले गए। तो ऊपर वाला हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव, प्लस mgh। तो भाई आप जब नीचे चले गए हो कुछ, ठीक है ना, ऐसे रेफरेंस से नीचे गए हो,
तो उस केस में तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लोगे ना, दैट इज पॉसिबल। हाँ जी, नेगेटिव आ सकती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, तो ये तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो दे रहा है, दे रहा है ना। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो गई, बट क्या इसका मतलब हमने ये बोला बॉडी रुकी हुई है, द बॉडी इज एट रेस्ट? नो, बॉडी इज मूविंग, तभी तो काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू है। और अगर बॉडी मूव कर रही है, ध्यान से देखो, अगर बॉडी मूव कर रही है तो यानी कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बॉडी के पास मास भी है और बॉडी मूव भी कर रही है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। सो दैट इज व्हाई वी कैन से P इक्वल्स टू mv यूज करके हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम जीरो के इक्वल नहीं होगा। सॉरी, मोमेंटम जीरो के इक्वल नहीं होगा। हाँ सही है, मोमेंटम जीरो के इक्वल नहीं होगा, सही ना। सो व्हाट वी कैन से, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम, है ना। तो हम कह सकते हैं यस, इट इज पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम हो इवन इफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी जीरो, है ना। मैकेनिकल एनर्जी जीरो होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि इसके पास मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा। गॉट इट, समझ में आया। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सोचना होगा, थोड़ा डीप में एनालिसिस करना पड़ेगा। मजा आया सवाल में? हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सिखाया हुआ है मैंने आपको करने के लिए, कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, जो जो गिवन है मैम लिख लेना है, जो फाइंड आउट करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। सही है, चलो बेटा जल्दी से करके दिखा दो फिर इस क्वेश्चन को, कि जिस बॉडी में दिया गया है मास कितना 5 kg, और क्या दिया गया है, यहां दिया गया है मोमेंटम 500 kg मीटर पर सेकेंड। तो पूछा क्या है भाई, पूछा है हमसे काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो ये सवाल उस बच्चे से पूछ लिया गया जिसने सिर्फ 9th एनसीईआरटी ही पढ़ा है, तो उसको बेचारे को क्या करना पड़ेगा, देखो उसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। उस फॉर्मूले से पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, p बाय m निकालना पड़ेगा, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ m v स्क्वायर। अब वहां पे मास की वैल्यू डालेगा, फिर वेलोसिटी जो यहां से निकाली थी वो डालेगा, और फिर काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। समझ में आया? मतलब 9 एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, बट ऐसे आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल के यहां पुट करो, फिर आएगा काइनेटिक एनर्जी। पर जो बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं, जिन बच्चों ने अनु मैम का लेक्चर अटेंड किया है, वो क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क। कैसे? क्योंकि हमें अनु मैम ने सिखाया है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो हम तो वो यूज कर लेंगे डायरेक्ट, है ना, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो वो क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल कर लेंगे हम, बिल्कुल नो टाइम वेस्ट, है ना। तो मोमेंटम कितना था 500, तो 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास, मास कितना गिवन है 5, ये हमने लगा दिया। तो बेटा ये क्या लिखोगे, 500 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, ऐसे लिखोगे ना। तो देखो चलो कटिंग करते हैं, ये कटेगा इससे कितने से, 100 से, इसको काटो, ये कितने से कटेगा 50 से, 5 5 25, 1 2 3 3 जीरो, तो ये कितना हो गया 25 एंड 3 जीरो, यानी कि क्या आंसर आएगा 25,000 जूल, है ना। तो बेटा कैसे कर लिया हमने, सिंपल, अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हमारा सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सही है ना, 25,000 जूल, क्लियर, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछते हैं ऐसा सवाल, है ना, कई बार आता है सवाल। देखो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से क्या क्वेश्चन है। अगर आपका आंसर आ जाए तो बेटा कमेंट्स में लिख के बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखो करके क्या बोला क्वेश्चन में, we have the two bodies of masses 1 gram and 16 gram which are moving with equal kinetic energies, है ना। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, ये और दूसरी ये, इसका मास कितना है 1 ग्राम, इसका कितना है 16 ग्राम, और क्या बोला है कि इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसकी भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है।
और इसने क्या बोला, मान लो इसका मोमेंटम है P1, इसका मोमेंटम है P2, यही बोला है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई कि P1 बाय P2 बताओ क्या आएगा। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट हमें रेशियो बताना है। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? चल अब बेटा मोमेंटम का हम रिलेशन देखते हैं, पहले तो याद करते हैं क्या होता है। P इक्वल्स टू रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, ये बताया था। So this is root 2m1 kinetic energy of one body under root 2m2 kinetic energy of second body। बोलो लिखेंगे कि नहीं ऐसा? सही है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में कहा गया है भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले की है उतनी दूसरी की है, जितनी पहले की है उतनी दूसरी की है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो कट जाएंगे। और बेटा 2 से 2 भी तो कट जाएगा, है ना, 2 से 2 भी कट जाएगा, फिर बचा क्या भाई? फिर तो कुछ नहीं, P1 बाय P2 इक्वल्स टू अंडर रूट M1 बाय M2 ही तो बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं। और अब देखो मासेस अगर इक्वल होते तो फिर तो और ही बढ़िया था, 1:1 आ जाना था, फिर तो कैंसिल हो जाना था। बट यहाँ मासेस अलग दिया है ना। किसका मास? M1 का मास दिया है 1 ग्राम, M2 का मास दिया है 16। तो क्या हम ऐसा लिखेंगे √1/16? और अंडर रूट 16 क्या होता है बेटा? अंडर रूट 16 क्या होता है? 4। तो आंसर क्या आएगा कि P1 बाय P2 आपका हो जाएगा 1/4। देखो ध्यान से, 1/4। क्या आपका भी यही आंसर था? बहुत बढ़िया। अगर आपका यही आंसर है तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझा। तो ध्यान से देख लिया आपने कि जब भी क्वेश्चन गिवन होगा व्हाट वी हैव टू सी कि क्या क्या चीजें सेम गिवन है, उसको बहुत ध्यान से देखा करो। जो सेम गिवन है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना कैंसिल। पर अब बाकी जो मासेस बचे थे वो आपने पुट किया, एंड दैट्स हाउ यू फाउंड। समझ में आ गया? ठीक है, चल ऐसा एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे। समझ में आया ना? अब ट्राई करें एक और। चल इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, बताओ कितना आ रहा है। पोज द स्क्रीन एंड ट्राई दिस। चलो देख ले क्या आंसर आएगा, आ जाओ। ये है फर्स्ट बॉडी, ये है सेकंड बॉडी। भाई क्या क्या सेम दिया गया है देख लो। पहले बोल रहा है कि पहला पार्टिकल है जो मास है 4 kg, दूसरा पार्टिकल है मास 7 kg, मतलब मासेस तो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इसका जो मोमेंटम है वही इसका मोमेंटम है, मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, बट काइनेटिक एनर्जीज अलग है। इसी वजह से क्वेश्चन में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालिए। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है 1, इसका काइनेटिक एनर्जी है 2। तो उसने क्या बोला, इनका रेशियो बताइए कि क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन ये है, तो पहले तो हम देख लेते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है, P²/2m। सो ऑन दैट बेसिस क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। तो पहले क्या लिखना है, P1² / 2m1। फिर क्या लिखोगे, फिर नीचे वाले के लिए लिखोगे P2² / 2m2, ऐसा लिखेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या? गिवन है ना। क्या गिवन है कि दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम। दोनों का मोमेंटम सेम है, यानी कि P1 P2 के इक्वल है। क्या हम अगर ये सेम है तो इसको काट दें, है ना। देखो डिवाइड लेने में ना ये बहुत बढ़िया होता है, ये बढ़िया होता है कि भाई जो जो सेम आ रहा है ना वो इजीली कैंसिल हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बढ़िया है कि आप डिवीजन मेथड यूज करो, है ना, वो अच्छा रहता है। देखो अब 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, बस M1 M2 भी इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होते तो काट देते, पर अलग है ना, एक का 4 kg और दूसरे का 7 kg है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो M2 है ना, इस M2 को कहाँ भेजेंगे हम, यहाँ ऊपर, यहाँ पे भेजेंगे ना, बाकी सब तो कैंसिल ही हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू M2/M1। सही बात है ना। और M2 कितना गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो 7 kg, ये कितना गिवन है 4। सो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 7/4। तो रेशियो कितना आएगा 7/4। देखो मैंने आपको दोनों ही तरह के क्वेश्चन करा दिए। एक ऐसा क्वेश्चन भी करा दिया जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम था, एक ऐसा क्वेश्चन करा दिया जिसमें मोमेंटम सेम था। तो देख लो दोनों क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। इफ यू नो द रिलेशन यू कैन फाइंड द आंसर। सही बात है।
ओके, ठीक है। मेरे को लगता है आप लोगों ने बढ़िया सीख लिया है ना? अब तो आप इस तरह के सवाल बना लेंगे आराम से। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिखाऊँगी। आई वांट विदिन 30 सेकंड्स आप लोग आंसर कर दें। कर दोगे क्या? कर दोगे? जी मैम, बिल्कुल कर देंगे क्योंकि हमने कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो सीख लिया है तो प्रूफ भी। फटाफट से इनमें से बताइए क्वेश्चन में आंसर कौन-सा करेक्ट है? अभी मैंने आपको सिखा दिया पूरा कंसेप्ट अच्छे से। पढ़ो और आंसर करो विद इन 30 सेकंड। हाँ जी, कमेंट्स में आंसर लिख दिया? क्या है आंसर? ऑप्शन सी, वेरी गुड। अभी मैंने सिखाया था आपको कि जब बेटा आपका इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगा और मोमेंटम का रेशो निकालना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? P1 बाय P2 इक्वल्स टू √2m1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बाय √2m2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। बस अभी डिस्कस किया ही था हमने, रिमेंबर? तो उसमें फिर हमने कहा ये सेम है, ये सेम है, तो ये कैंसिल करो, तो बचता क्या था? √m1/m2, मतलब कि √ma/mb। ऐसा लिख सकते हैं ना? बस, दैट्स हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन। समझ में आया? ओके, चल आइए। अच्छा एक बात बताओ, अब इससे भी बहुत अच्छा सवाल करें, बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट अल्टीमेट सवाल करने वाले हैं हम, बहुत ही शानदार सवाल करें। आइए, ये देखो, ये मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, एक बार पढ़ो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, है ना? इस टॉपिक में से इससे अच्छा सवाल नहीं मिलेगा आपको, है ना? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार शानदार सवाल। क्या है सवाल? अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ाया जाए, 300%, बाय व्हाट परसेंट विल द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज? अरे ये क्या सवाल है? ध्यान से सोचो। वो कह रहा है कि मान लो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दिया गया, 300%, तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? देखो, मोमेंटम तो इंक्रीज करेगा ही ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी p²/2m। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, दिस इज फॉर श्योर, पर कितना परसेंट बढ़ेगा ये बताना है। ठीक है, चलो इस तरह के सवाल करने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि जैसे मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल है? ई के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है, ई के इक्वल है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहा है? 300% है किसका? इनिशियल का 300%। तो ई का 300% कितना हो जाएगा? 3e, 3e, ओके, 3e। अब ना, अब काइनेटिक एनर्जी और अब देखो इसमें ना एक और चीज हमने करनी है, इंक्रीजेस बाय 300% बोला है, इसका मतलब ये आपने ना 300% पहले तो बढ़ा दिया, अब फाइनली क्या होगा ना, उसने कहा इंक्रीजेस बाय, मतलब 3e आपको पुराने वाले में ऐड कर देना है। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे ना, वो कह रहा है कि जो पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी है, या तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 300% पुराने वाले में बढ़ा दो, 300% पुराने वाले में बढ़ा दो, तो यानी पुराने वाला हो गया और 300% ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 3e प्लस ई इक्वल्स टू 4e, ऐसे लिखना सही रहेगा। समझ में आया? कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो हमने ले ली ई, कि ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ई, तो उसका 300% कितना होगा? 1 का 300% कितना हो जाएगा? 3, है ना? तो वही हमने लिखा 3e, लेकिन उसने बोला है इंक्रीजेस बाय, मतलब जितना था पहले उतना तो रहेगा ही, अब उसमें थोड़ा और डाल दो, है ना? जैसे 100 था, 100 तो पहले ही था, अभी अब उसमें 300 और डाल दो, इंक्रीज 300 और कर दो, तो कितना बनेगा? 400 बनेगा ना। ऐसा ही यहाँ पे है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हम क्या कह रहे हैं भाई, ई तो ऑलरेडी था, अब आप उसमें 3e को और डाल दो, तो फिर कितना बच जाएगा? 4e। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बताइए। बेटा आपको याद है मैंने पिछले वाले लेक्चर में एक चीज बताई थी, परसेंटेज चेंज कभी भी आएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। रिमेंबर? याद है?
अब हम क्या कर लेते हैं ना, जो ये मोमेंटम हम जानते हैं ना, इसको ना हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन है इसलिए। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन था, P इक्वल्स टू अंडर रूट टू एम ई, याद है, अंडर रूट टू एम ई, वो रिलेशन हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट टू एम। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में अगर हम देखें ना, तो बॉडी सेम ही है, बॉडी नहीं बदली, बॉडी नहीं बदली तो मतलब मास नहीं बदला, मास विल बी सेम, तो एम ही लिखो इसको। और ये फाइनल वैल्यू लिखनी है ना, फाइनल वैल्यू कितनी है, 4 माइनस अंडर रूट टू एम, और इनिशियल वैल्यू कितनी है, ई, डिवाइडेड बाय रूट टू एम ई इंटू 100%। देखो लिखेंगे कि नहीं ऐसा, देखो मैंने पहले ही बोला था अच्छा सवाल है, तो थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा, बट इतना ट्रिकी भी नहीं है, आप कर सकते हो, है ना। आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख ली, आपने फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख ली, आपको परसेंटेज चेंज के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला सिखाया हुआ है, वो लिख लिया, लिखा। अब देखो जो जो सेम है काट दो, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, एम भी कैंसिल हो जाएगा ना, और देखो ई भी कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन आ रहा है ना। अब देखो क्या बचा, यहां से क्या बचा, √4, यहां से क्या बचा, -√1 बचा ना, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, √4 माइनस √1 बाय √1 इंटू 100%, हो गया ना। अच्छा, √4 कितना होता है, √4 होता है 2, √1 इज 1, √1 is again 1 into 100%. So 2 minus 1 is 1. राइट, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 100%। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी में 300% को और इंक्रीज कर दिया, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा 100%। यू अंडरस्टूड दिस, देख लो इसको ध्यान से, ठीक है ना, जानदार सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। तो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलना, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आप क्लास में करके बच्चों के सामने दोगे ना, तो आपका तो इंप्रेशन ऐसे बन जाएगा ना, भाई ये बच्चा कहाँ से पढ़ के आया है, कहाँ से इसको इतनी नॉलेज आई है। और जब आप 11th में भी जाएंगे ना, ऐसे ऐसे सवाल आप कर लोगे ना, तो सब बच्चे आपके फैन हो जाने वाले हैं, है ना, कि बच्चे को इतना नॉलेज कहाँ से इसे पता कि भाई 300% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से 100% मोमेंटम बढ़ जाता है, बहुत ही शानदार, है ना। तो भाई आपको जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपके सवाल बनने ही बनने हैं, है ना, प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपके सवाल बिल्कुल बनेंगे आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए समझा दिया है। अब आपको अगला एक और सवाल दिया है मैंने, ये नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली सेम लाइक द प्रीवियस वन, जैसा पहला किया है वैसे ही करना है, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं, एंड यू नीड टू फाइंड द आंसर। यू गॉट दिस पॉइंट, ओके। इसको सभी बच्चे होमवर्क में ट्राई करेंगे, तो पहले ही बता देती हूँ, इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन बी, तो सभी बच्चे ऐसे ट्राई करें कि आपका आंसर मैच करे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सब बढ़िया, समझ में आया, समझ में आया। सो दैट वाज अबाउट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये हमारे रिलेशन थे इन दोनों के बीच में, उसके बढ़िया बढ़िया सवाल भी कर लिए हमने, और मजेदार तरीके से समझ भी आ गया ना। बस अब हमें आ जाना है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, किस पे, नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके। तो बेटा जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, बस थोड़ा सा उसी तरह से पढ़ते रहो। आई नो दैट कि काफ़ी सारे डेली बेसिस पे जब आप पढ़ते होगे तो दिक्कतें आती होंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं बनते होंगे। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगे ना कि मैम मुझे ये सवाल नहीं बना, मुझे दिक्कत आ रही थी, तो आप बेटा कमेंट्स में लिख सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, आई विल रिवर्ट यू पक्का से। आप बस अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस करो, शेयर करो, और जो भी आपको जिस तरह के भी वीडियो चाहिए, जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, तो जरूर मुझे बताओ, मैं जल्दी से जल्दी आपका अपलोड करके कंटेंट दूंगी, ठीक है। करें शुरू अब, अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं, है ना। तो बेटा ये जो थ्योरम है ना, ये आपको दो चीजों के बारे में रिलेशन देती है, किस किस के बीच में, वर्क डन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, है ना, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन देती है। ये क्या बोलती है, क्या रिलेशन देती है, बेसिकली इट सेज दैट कि जब भी हम किसी भी बॉडी पे वर्क डन करते हैं, अब वर्क डन कोई भी फोर्स के थ्रू हो सकता है,
मतलब वर्क डन कैन बी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, इट कैन बी ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, इट कैन बी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट कैन बी ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। किसी भी फोर्स की वजह से आपने कोई भी तरह का फोर्स लगाया, कोई भी ग्रेविटेशन लगाया है ना, एक्सटर्नल लगाया, फ्रिक्शन लगाया, किसी भी तरह का आपने फोर्स लगाया तो वर्क डन होगा। कैसा भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो, व्हाटएवर इट इज, वर्क डन होगा। तो उसकी वजह से बॉडी में क्या होगा भाई, आपने किसी बॉडी पे वर्क डन किया तो हो सकता है बॉडी चलने लगे, हो सकता है बॉडी रुक जाए, है ना, चलती हुई बॉडी रुक जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वट एवर द वर्क वी आर गोइंग टू डू, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, जितना भी वर्क डन हमने बॉडी पे किया है ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, वर्क डन on the body due to all the forces is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बस इतना ही। इसने बोला कि ये बॉडी है, ठीक है ना, इस पे मान लो आपने किसी तरह से फोर्स लगाया, मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, कुछ भी इस तरह के फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपने देखा पहले इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, इनिशियल स्पीड मान लेते हैं यू है, और कुछ देर बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, v, ओके, क्या हो गई v, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज, ठीक है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखेंगे, ओके। आप देखो, यानी कि ये क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, बस सिंपल, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम says that work done due to all the forces, आप कई जगहों पे टर्म भी पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे फ्यूचर में, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। अभी बस ये ध्यान रखिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वेदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। देखने से बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये आपके अच्छे अच्छे सवाल बना के आपको दे देगा, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी आप इससे बना लेंगे, याद रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे, देखो इधर पढ़ो स्टेटमेंट, बताओ क्या आंसर आएगा। A constant force F is applied to a body of mass m moving with initial velocity u. If after the body undergoes a displacement s, its velocity becomes v. क्या ये वही बात नहीं है जो मैंने अभी आपको बोली कि मान लो एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी u है, कुछ देर बाद v है, डिस्प्लेसमेंट s है, तो बताना है क्या, वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, है ना, अभी तो बताया था मैम ने, ये तो वही है, हाँ जी बिल्कुल वही है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं इसमें से m/2 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचेगा ना, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, समझे, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो इसको ट्राई। बॉडी का मास कितना है, 10 kg, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, अभी बेटा इनिशियल स्पीड है ना, तो इससे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल रहा है कि अगर आप इस बॉडी को रोकना चाहते हो, रोकना चाहते हो तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0। अगर ऐसा है तो इस पे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा जी, तो यानी कि इसका मतलब वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसके लिए तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर कर लेते हैं, कर ले, ठीक है, इसको कॉमन ले लो, ऐसे लिख लो चाहे तो। अब उसने क्या बोला, बॉडी को क्या करना है, रोकना है, रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितनी है 10, है ना, ऐसा। और मास कितना बेटा क्वेश्चन में, मास इज 10 kg, तो एक काम करते हैं यहाँ भी 10 लिख ले, यहाँ भी 10 लिख लो, ऐसा, क्लियर। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, इसको इससे काटेंगे तो कितने से कटेगा, 5 से, ये 5, 0, 10 का स्क्वायर इज 100, सो दैट मीन्स दिस इज 5 इंटू माइनस 100, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, -500 जूल, दैट्स इट।
ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या किया हमने, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर तो लगाया, और v की जगह क्या डाला, 0। v की जगह क्या डाला, 0। और क्या, बस उसके बाद तो 10 का स्क्वायर 100, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपका वर्क डन। क्या है, कुछ नहीं है, इजी इजी सवाल है एकदम बढ़िया मजेदार। ये आने चाहिए आपको, बस यही आपका 9th का सिलेबस में है। ओके चल, अब मैम आपने करा दिए इजी इजी सवाल, अब हमको करना है कोई बढ़िया सवाल। तो बढ़िया सवाल करना है तो आ जाओ यहाँ पे, देखो इसको ध्यान से, क्वेश्चन को और ट्राई करो, करो ट्राई। बढ़िया सवाल है, 1 मिनट लेना चाहो तो 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से सोचो इस सवाल को लेके, है ना, बट आंसर निकालो, पढ़ो इसको ध्यान से, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे स्क्रीन को पोज करके ट्राई करें, टेक योर टाइम बट ट्राई टू फाइंड आंसर। हर बच्चे का कोई ना कोई आंसर जरूर आना चाहिए, कोई ना कोई चारों में से ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। ट्राई करते रहो जब तक कोई मैच नहीं कर रहा, करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्राई करना बहुत जरूरी है। गलती करोगे, है ना, समझ में आएगा अच्छा कहाँ गलती करी, फिर हम नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेंगे। आप ट्राई नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गलत सोचते हो, है ना बात सही। जब तक ट्राई नहीं करेंगे, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा ना हम गलती कहाँ कर रहे हैं। गलती करो, जरूरी है, कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे दिक्कत नहीं है, अगली बार तो होएगा, उस टाइम नहीं होगा तो अगली बार होगा, फिर अगली बार होगा, कभी तो होगा ना। बट ट्राई नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, सही बात है ना। ट्राई नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, इसलिए ट्राई जरूर करें हमेशा, एवरी टाइम। ओके, आया आंसर, लिखो कमेंट्स में क्या आंसर है। कम ऑन एवरीवन, देखते हैं कौन बच्चा है जो सही आंसर निकाल के दिखा रहा है। आइए, चलो आंसर देखना चाहोगे पहले आंसर। तो आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, 1:1 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, 1:1। देखो कैसे करना है, क्या बोल रहा है सवाल। हमारे पास ना एक लोडेड बस है, ठीक है, उसका मास दिया है m2, और एक अनलोडेड बस है जिसका मास है m1। देखो भाई, लोडेड बस मतलब कि उसमें तो बंदे बैठे हुए हैं ना, मतलब बस के मास के साथ साथ बंदों का भी मास है उसमें, बंदे मतलब इंसान, है ना। तो मतलब m2 जरूर हैवी रहा होगा, ठीक है, फाइन, ओके। एक अनलोडेड बस है, दे बोथ आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, जो जो ये बोल रहा है, क्यों ना हम बना ले साथ साथ में सिचुएशन, ताकि हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहे, क्लियर रहे क्या कहना चाह रहा है भाई। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। तो इसने कुछ ऐसा बोला कि ये है मास m1, ये है मास m2, और कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, कुछ ऐसा कह रहा है ना। ओके, ठीक है जी, ओके। और क्या कह रहा है, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब क्या हुआ ना, बस को रोकने के लिए ब्रेक्स को अप्लाई किया गया, लेकिन ये ध्यान रखा गया कि दोनों को इक्वल रिटार्डिंग फोर्स दिया जाए। मतलब अगर इसको हमने फोर्स F दिया, ठीक है ना, इसको फोर्स F दिया तो इसको भी फोर्स F दिया, दोनों को सेम रिटार्डिंग फोर्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सेम दे रखी है और रिटार्डिंग फोर्स भी सेम दे रखा है, ये दो चीजें तो सेम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमने ये देखा कि रेस्ट पे आने से पहले, मतलब अभी इनकी कोई वेलोसिटी होगी, है ना, लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी कुछ है u1, की वेलोसिटी तो सेम नहीं दे रखी, इसकी वेलोसिटी है u2। तो अब क्या हुआ, फाइनली आपने जब ब्रेक अप्लाई किए तो ये बस यहाँ जाके क्या हो गई, रुक गई, ठीक है, ये रुक गई, यानी कि इसकी वेलोसिटी हो गई 0। और इसने कहा ये भी यहाँ आके रुक गई कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, मान लो ये कुछ डिस्टेंस पे ऐसे आके यहाँ रुक गई, ओके, इसकी वेलोसिटी भी 0 हो गई। तो इसने क्या बोला कि इसने रुकने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, s1, इसने कितना लिया, s2। ओके, नाउ दे आर आस्किंग फॉर द रेशियो s1 by s2, ये सवाल है, समझे बात को भाई। एक बस है जिसका मास है m1, दूसरी बस है जिसका मास है m2, दोनों ही सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हैं, और दोनों को हमने रोकने की कोशिश करी सेम रिटार्डिंग फोर्स के साथ, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है। तो हमने देखा दोनों बस जाके रुक तो गई, पर एक ने अलग डिस्प्लेसमेंट लिया तो दूसरे ने अलग लिया, हो सकता है एक ने 100 मीटर लिया, एक ने 120 मीटर लिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं इसका रेशियो बताइए कि क्या होगा। तो हमने कहा कि आंसर है 1:1। तो वही पता लगा ना ये कैसे आया, आखिर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम कैसे आया। चलो देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को, ठीक है। चल, तो ना एक काम करते हैं, यहाँ पे ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखते हैं, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखते हैं, जो क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ ऑफ m इनटू
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहता है। ओके, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं दोनों बसेस के लिए लिख लेती हूँ। देखो फर्स्ट बस के लिए लिखते हैं इक्वेशन, फिर सेकंड के लिए लिखते हैं। देखो फर्स्ट बस के लिए क्या होगा, फोर्स तो सेम है दोनों का, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट बस का है s1, हाफ उसका मास कितना है फर्स्ट बस का m1, फाइनली जाके क्या हुई, रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी क्या, नहीं, बट हमने क्या बोला था कि वो अलग है, तो इसको u1 ले लो। ये लिख दिया हमने फर्स्ट बस के लिए, क्लियर। चलो सेकंड बस के लिए लिखते हैं। सेकंड बस के लिए f सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग था, मास अलग है, पर फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी u2 है। लिख दिया ऐसे। अब देखना जरा, अगर अगर हम इसको डिवाइड कर दें, f से f कट गया, 2 से 2 कट गया, कटा कि नहीं, है ना। वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज हमें ना इनका रेशियो चाहिए, तो हमने क्या लिखा, s1 बाय s2 इक्वल्स टू m1। देखो 0 तो हटा ही दोगे, तो क्या गया u1 स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहो तो, है ना, डिवाइडेड बाय m2 u2 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। पर मैम आपने तो कहाँ से आंसर 1:1 आएगा फिर, हाँ अभी कर रहे हैं ना, वेट वेट। अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, ये u1 और u2 को थोड़ा सा रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है ना, इसको चेंज करके देखते हैं। देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। क्या इसको हम ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब जब हमें u1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, देखो ध्यान से क्या चाहिए, u1 स्क्वायर और u2 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर को भी, इसका मतलब क्या हम ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m1 लिख ले, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो दोनों के सेम है। और वही देखो दोबारा से यहाँ पे देखो, u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m2 लिख ले, सही है ना। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस इन इक्वेशन 1। ये जो इंफॉर्मेशन हमने निकाली है ना, ये हम इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चल करके देखते हैं, s1 बाय s2 इक्वल्स टू m1 बाय m2 u1 स्क्वायर बाय u2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब वैल्यूज डालते हैं, u1 मतलब u1 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m1, ठीक है। चलो अब ऐसे ही u2 स्क्वायर की जगह ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m2, देखो ऐसा लिख पाएंगे क्या, सही है। अब देखो ध्यान से, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगी, सेम है, क्योंकि m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा। अब m2 कहां जाएगा, ऊपर, सो दिस इज m2, ये देखो ये m2 बचा है बाय m2, m2 बाय m2 मतलब कैंसिल, तो s1 बाय s2 इज 1:1। आ गया ना आंसर। तो बस आपको यही थिंकिंग डेवलप करनी है कि 2-4 कंसेप्ट को अगर मिक्स करना पड़े तो कैसे हमें मिक्स करना है। इसलिए बेटा इनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन बोला गया है, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअली सोचना पड़ेगा ना उस लेवल का, उस हिसाब से, ठीक है ना। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं मैथमेटिकली, बाकी आप वैसे दिमाग में सोच सकते हैं, अगर हाँ आपको लग रहा है कि हाँ यार ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके हो जाएगा, दिमाग से ही कर पा रहे हो तो इट्स गुड, ठीक है। बट अगर मैथमेटिकली हम समझे तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम बात कर सकते हैं कि दोनों बसेस का काइनेटिक एनर्जी सेम है, रिटार्डिंग फोर्स सेम है, और फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट s1 s2 का रेशियो बताना है। तो हमने क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। आपने ये लगा दिया फर्स्ट बस के लिए, ये लगा दिया सेकंड बस के लिए, जो जो कॉमन था उसको कैंसिल किया, s1 बाय s2 कुछ इस टर्म में आ गया। अब आपको u1 और u2 को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो हमने लिखा p स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v स्क्वायर, तो आपने यहाँ से v स्क्वायर लिख दिया इस टर्म में, यानी u1 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, u2 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इसी को ही हमने यहाँ पे यूज किया, और जो जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल करके फाइनल आंसर क्या आ गया, 1:1, ठीक है।
अभी आपको थोड़े स्टेप्स ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना ये टॉपिक्स की, तब आपको बहुत जल्दी-जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा, हाँ यार, ये वेलोसिटी को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे-ऐसे कैंसल किया जा सकता है, तो वो आप फटाफट कर लोगे। समझ में आया आपको बात? ठीक है? तो इस तरह से इन सवालों को करना है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो। एक होमवर्क में के लिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है? ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इस क्वेश्चन में जहां आप देख रहे हो ना बेटा, एवरेज रेजिस्टेंस लिखा है, बेसिकली वो आपसे फोर्स ही पूछ रहा है, रिटार्डिंग फोर्स। तो इसमें आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। आंसर आपका आना चाहिए 3150 न्यूटन। जो जो बच्चों का आ जाएगा वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? मजा आया आज के लेक्चर्स में? तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। और वहीं हमने दूसरा समझा वर्क एनर्जी थ्योरम को, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया लेक्चर रहा, बहुत अच्छे से हमने सारी चीजें सीखी। आई होप आपको मजा आया हो और समझ में आया हो। तो मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस की दोबारा से खुद से घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास पीडीएफ आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये सवाल आपको खुद से दोबारा लगाने हैं, क्योंकि मैंने ही क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे बच्चों के सवाल अभी नहीं बने हैं। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा से लगाएंगे, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और फिर आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलिए बेटा, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हाँ जी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।